So after learning the theoretical part, now let us learn the application of this concept through some selected illustrations. So let us move to illustration number 1. In this illustration, we need to find the accelerations of m1 and m2. आप देख सकते हो केस 1 है ये, और केस 1 में m1 ब्लॉक इस टेबल टॉप पे रखा हुआ जो फ्रिक्शनलेस है। m2 ब्लॉक ये सस्पेंडेड है, एक मूवेबल पुली से अटैच है, और मूवेबल पुली यू कैन ऑब्जर्व दिस स्ट्रिंग कनेक्टिंग द m1 एंड पासिंग थ्रू दिस लाइट पुली, और ये एक मूवेबल पुली से पास होती हुई ये फिक्स्ड एंड रूप से कनेक्टेड है। ओके, केस 2 में भी हमारे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर m2 ब्लॉक रखा हुआ है, और m2 ब्लॉक में देख सकते हो कि फर्स्ट स्ट्रिंग, ये फर्स्ट रोप या फर्स्ट स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, ये एक मूवेबल पुली से पास होती है और ये फाइनली फिक्स सपोर्ट से या फिक्स एंड से कनेक्टेड है। दिस इज P2 पुली, P2 पुली इज द मूवेबल पुली। दूसरी स्ट्रिंग आप देख सकते हो, ये एक फिक्स पुली से पास हो रही है जो टेबल के कॉर्नर से कनेक्टेड है, और इसके अदर एंड पे, स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे m1 ब्लॉक सस्पेंडेड है जो मूव कर सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली, राइट। एंड केस 3 में आप देख सकते हो m1 ब्लॉक अगेन, ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है मूवेबल पुली के सेंटर से, और ये मूवेबल पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, नंबर 2 स्ट्रिंग यू कैन से, और ये स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स एंड से कनेक्टेड है, और यहाँ पे स्ट्रिंग का दूसरा एंड एक m2 ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग पास हो रही है जो एक फिक्स पुली से अटैच है, फिक्स पुली जो टेबल से अटैच है। तो इन तीनों केसेस में वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ m1 एंड m2। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें केस 1 को एनालाइज करें, केस 1 का डायग्राम यहाँ पे मैं प्लेस कर लेता हूँ, दिस वन। ओके, अब केस 1 में अगर मुझे m1 और m2 का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक चीज़ तो हमारे पास एकदम क्लियर है कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 और m2 विल नॉट बी इक्वल, दोनों के एक्सेलरेशंस अलग अलग होंगे। साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कि टेंशन की वैल्यू ये भी अननोन है, एक्सेलरेशंस a1 a2 अननोन है, और टेंशन की वैल्यू भी अननोन है। दैट मीन्स वी हैव 3 अननोन्स। अगर हमारे पास 3 अननोन्स हैं, अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ करने की कोशिश करें या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करें, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी m1 की, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी m2 की। दैट मीन्स वी विल हैव 2 इक्वेशंस, लेकिन हमारे पास अननोन्स हो जाएंगे 3 अननोन्स। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स सॉल्व कर सकती हैं। 3 अननोन सॉल्व करने के लिए हमें थर्ड इक्वेशन की ज़रूरत होगी, और थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी कंस्ट्रेंट रिलेशन से, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। हम लोग इसका एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग इस पुली को ऑब्जर्व करने में, देखते हैं कि पुली का ये पॉइंट, सपोज ये स्ट्रिंग का ये पॉइंट इस पुली के लेफ्ट साइड में, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। यू कैन ऑब्जर्व दिस पॉइंट इज अटैच टू द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड m1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका मतलब m1 का एक्सेलरेशन अगर a1 है राइट साइड में, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1, राइट। सिमिलरली इस पॉइंट को अगर देखें तो ये फिक्स पॉइंट है, अगर फिक्स पॉइंट है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट अगर मार्क कर दें तो कह सकते हैं इसका भी एक्सेलरेशन 0 होगा। ओके, अब इस पॉइंट को अगर मैं मार्क करता हूँ जो पुली के सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा a2। ओके, अब मैं लिख देता हूँ इसका एक्सेलरेशन हुआ a1 डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन हुआ हमारे पास a2 डाउनवर्ड, राइट, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हुआ 0, राइट, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इस पुली को कंसीडर करिए। हमें मालूम है कि पुली के मूवेबल पुली के सेंटर का एक्सेलरेशन पुली के दोनों साइड में, बोथ साइड में जो एक्सेलरेशंस हैं उनकी वैल्यू का एवरेज होता है। तो इस पुली को मैं अलग ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम, दिस वन, राइट। अब हमें मालूम है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हमारे पास है a1 डाउनवर्ड, इस पॉइंट का है 0 और इस पॉइंट का है a2। तो इसको लिख लेता हूँ
इसको भी मार्क कर लेता हूँ, इसे भी। ये मेरे पास है A2, ये है A1 और ये हमारे पास है 0। अब सेम लॉजिक हम लोग यूज़ करेंगे कि सेंटर ऑफ पुली का एक्सलेशन, पुली के दोनों साइड में एक्सलेशन का एवरेज, तो A2 विल बी इक्वल टू A1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू 2A2। ये हमारे पास हो गया कंस्टेंट रिलेशन। दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन मिल गई जो A1 और A2 को रिलेट कर रही है। अब हम लोग यहाँ पे कंस्टेंट रिलेशन लिख लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया था फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग यहाँ पे अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में चलते हैं। इसको देखते हैं। इस पे लगने वाला जो ड्राइविंग फोर्स है वो है टेंशन, राइट साइड में। टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, पुल करेगा राइट साइड में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T, राइट। अब इसको देखते हैं जो हमारे पास सेकेंड ब्लॉक है, या पुली को पहले देख लें। अगर पुली पे देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग पास हो रही है इस तरह से, सेम स्ट्रिंग है, और आइडियल स्ट्रिंग के केस में भी नो टेंशन की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। दैट मीन्स यहाँ पे अप साइड में ये दोनों पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू अगर मैंने T ली हुई है तो यहाँ पे भी T होगी और यहाँ पे भी T होगी, और यहाँ पे 2T हो जाएगी, बिकॉज हमें मालूम है कि पुली लाइट है। और हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अगर यूज़ करें तो होगा F इक्वल टू ma। अब यहाँ पे हमारे पास सपोज पुली का मास 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, F इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज मास अगर हमारे पास 0 है तो F एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ तो F एक्सटर्नल ट्वाइस T लग रहा है, तो नीचे हमारे पास ट्वाइस T अगर होगा तभी इस पुली, लाइट पुली में नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। दैट मीन्स टेंशन इन दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी 2T। अब इसको कंसीडर करते हैं। इसको अगर कंसीडर करें, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में हमें जो ड्राइविंग फोर्स देने वाले फोर्स हैं, एक तो ग्रेविटी है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ट्वाइस T इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। दिस इज ट्वाइस T और दिस इज m2c, और इसका एक्सलेशन A2 लिया हुआ है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक की लिखते हैं, m1 की। m1 में लगने वाले फोर्सेस देख सकते हो, ड्राइविंग फोर्स T है, तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी T इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई A1, राइट। तो इसको लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर नीचे की तरफ जा रही है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो m2 विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस T। दैट मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू m2g माइनस ट्वाइस T इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई A2, राइट। इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देख सकते हो कि 3 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस। अब सॉल्व करने की बारी है, तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास ये रिलेशन है A1 इक्वल टू 2A2। अगर मैं यहाँ पे रख दूं A1 की वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं 2A2, राइट। अब अगर हम लोग एक्सलेशन A2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूं तो ट्वाइस T विल गेट कैंसिल। चलो दोनों को मैं ऐड करता हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लेता हूं ये वैल्यू यहाँ पे, राइट। अब दोनों को ऐड कर देता हूं, T आ जाएगा m2g माइनस ट्वाइस T प्लस ट्वाइस T, दैट इज इक्वल टू m2A2 प्लस 4m1A2। ट्वाइस T विल गेट कैंसिल, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे आएगी A2 की वैल्यू, राइट। A2 इज इक्वल टू m2g डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1, और अगर मैं यहाँ पे A2 की वैल्यू रखता हूँ तो A1 आ जाएगा। A1 इज इक्वल टू ट्वाइस m2g एंड ओवरऑल डिवाइडेड बाई m2 प्लस 4m1। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट को एनालाइज करने में। सेकेंड पार्ट को अगर एनालाइज करते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको तो कर लिया, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे भी अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि पहली इक्वेशन हमारे पास होगी कंस्टेंट इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास लॉज ऑफ मोशन की एक इक्वेशन आएगी m2 से, एक आएगी m1 से, और टेंशन यहाँ पे अननोन होगा। दैट मीन्स वी हैव द 3 अननोन्स, तो हमें 3 इक्वेशन की या 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो अब हम लोग यहाँ कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख लेते हैं, राइट। दिस कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए ये रख दिया। हम लोग यहाँ पे एक्सलेशन इसका a1 और इसका एक्सलेशन a2 ले लेते हैं। दिस इज a2 एंड दिस इज a1। ओके, अब हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पे मार्क करते हैं। जैसे ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है, जीरो एक्सलेशन का पॉइंट, तो यहाँ पे भी जीरो एक्सलेशन का पॉइंट आएगा। अगर मैं यहाँ पॉइंट मार्क करता हूँ तो ये a2 आएगा, और अगर मैं यहाँ पॉइंट मार्क करता हूँ तो दिस पॉइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद m1, तो उसका एक्सलेशन a1 आएगा। अब मार्क कर लेता हूँ, जीरो जीरो एक्सलेशन के पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ मार्क करें तो ये a2 है और किस तरफ है, राइट वर्ड डायरेक्शन में, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में बना दिया। यहाँ पे हमारे पास है a1 और है राइट वर्ड डायरेक्शन में। पुली के सेंटर का भी एक्सलेशन a1 हो जाएगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब पुली को एनालाइज कर लेते हैं। ये मूवेबल पुली है और मूवेबल पुली के सेंटर के एक्सलेशन को हमने लिखा हुआ है a1। ऊपर वाला जो पॉइंट है, अपर पॉइंट है पुली का, उसका 0 और लोअर पॉइंट का मैंने लिखा हुआ है a2। तो चलो ड्रॉ करते हैं पुली को अलग से, दिस वन, राइट। पॉइंट मार्क कर लेते हैं 0, दिस इज राइट a2 एंड दिस इज a1। अब पुली के सेंटर का एक्सलेशन, पुली के दोनों साइड के एक्सलेशन का एवरेज है। दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू 0 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या आ जाएगा, a2 इक्वल टू 2a1। ये हमारे पास आ गया कंस्टेंट रिलेशन। कंस्टेंट इक्वेशन मीन्स फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन ड्रॉ करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग वही फोर्सेस दिखलाएंगे जो हमें ज़रूरत है। जो मोशन के लिए इन्वॉल्व होंगे हम लोग उन्हीं फोर्सेस को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग सपोज एक्सलेशन के लिए सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें लगने वाला ड्राइविंग फोर्स है ये टेंशन फोर्स। इस टेंशन फोर्स को कैपिटल T लिख लेते हैं राइट वर्ड डायरेक्शन में, और इसका एक्सलेशन a2 हमने लिया था, ये लिख लिया मैंने कैपिटल T। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इस पुली को एनालाइज करें। पुली में देख सकते हो ये स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, और आइडियल स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग के केस में टेंशन की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा और यहाँ पे भी टेंशन T होगा, और आप डायरेक्ट कह सकते हो दिस इज ट्वाइस T। तो ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज T एंड दिस इज T एंड दिस इज ट्वाइस T। क्यों होगा ये मालूम है, क्योंकि अगर हम लोग पुली में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए न्यूटन्स लॉ की, तो हमारे पास आएगा F नेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन, और पुली इज मासलेस, दैट मीन्स नेट फोर्स भी इक्वल टू 0। अगर यहाँ ट्वाइस T है तो यहाँ पे भी ट्वाइस T होना चाहिए। ओके, अब इस स्ट्रिंग के बारे में हमें क्लियरिटी आ गई कि टेंशन की वैल्यू ट्वाइस T होगी। अब ड्रॉ करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। एंड दिस इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक फोर्स है हमारे पास इसका m1g और दूसरा फोर्स है ट्वाइस T। दिस इज ट्वाइस T एंड दिस इज m1g, और एक्सलेशन a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं, क्योंकि एक्सलेशन इसका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स नेट फोर्स शुड आल्सो बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा m1g माइनस ट्वाइस T इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई a1, राइट। और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं जो आसान है, दिस इज T इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई a2, इक्वेशन नंबर 2। और अब जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी लिखते हैं, दिस इज m1g माइनस ट्वाइस T इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई a1, थर्ड इक्वेशन। अब मैं ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। दीज आर द टू इक्वेशन एंड कंस्टेंट इक्वेशन इज दिस वन। ओके, देख सकते हो यहाँ a2 है और यहाँ पे a2 का रिलेशन मालूम है 2a1। दैट मीन्स अगर मैं a2 की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो ये रिलेशन भी हमारे पास a1 के टर्म में हो जाएगा, और ये थर्ड इक्वेशन आप देख सकते हो a1 के टर्म में रख दिया मैंने। अब मैं अगर सॉल्व करना चाह रहा हूँ a1 की वैल्यू को, तो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो मेरा ट्वाइस T टर्म कैंसिल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसे, राइट। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज
ट्वाइस टी माइनस 4m2a1। अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4, राइट। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ट्वाइस टी और ट्वाइस टी कैंसिल हो जाएगा, a1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इससे हमें a1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट, m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस 4m2। एंड अगर मैं a1 की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो a2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस 2m2। दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द सेकेंड। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। सेकेंड पार्ट तक कर लिया, अब थर्ड पार्ट के लिए मैं इस डायग्राम को एनालाइज करूंगा। ये दोनों हो गए, हटा देता हूँ। यहाँ पे भी अब कहने की ज़रूरत नहीं है, कंस्टेंट इक्वेशन इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, तो कंस्टेंट इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लें। ओके, केस थर्ड के लिए कंस्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हमें मार्क करने होंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे पास ये पॉइंट, इसका एक्सलेशन सपोज मैं ले लेता हूँ a1, इसका एक्सलेशन a2 ले लेता हूँ। तो अब क्लियर है कि स्ट्रिंग में सिचुएटेड हर पॉइंट का एक्सलेशन होगा a1 राइटवर्ड, राइट। तो पुली के सेंटर का भी एक्सलेशन होगा a1 राइटवर्ड। सिमिलरली ये तो पॉइंट फिक्स है, आप देख सकते हो ये वाले स्ट्रिंग का दूसरा एंड मैंने एक फिक्स पुली से कनेक्ट किया हुआ है और ये दूसरी एंड फिक्स पुली से पास होती हुई m2 से कनेक्टेड है, विच इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हैविंग द एक्सलेशन a2। तो इस स्ट्रिंग के हर पार्ट का एक्सलेशन a2 डाउनवर्ड होगा। अब स्ट्रिंग का ये पार्ट आता है तो इसका एक्सलेशन a2 राइटवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका 0 और इसका a2 राइटवर्ड लिख लें। अब हम लोग इस पुली को, मूवेबल पुली को एनालाइज करें, इस पुली को, राइट, a2 लिख लिया, इसको एनालाइज करें। अब मालूम है पुली के सेंटर का a1 और दोनों साइड के एक्सलेशंस भी मालूम है, इसको मैं अलग से प्लॉट कर लेता हूँ, राइट। दिस इज a1, राइट, और ये हमारे पास है a2 और ये 0, दिस इज a2। अब एवरेज a1 इक्वल टू एवरेज ऑफ a2 प्लस 0, दैट मीन्स a2 इक्वल टू 2a1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इज द कंस्टेंट इक्वेशन। ये बहुत ज़रूरी होती है जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ द इक्वेशंस सपोज कम हो और अननोन वेरिएबल्स ज़्यादा हों। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करते हैं m1 और m2 की। उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम m2 का बना लेते हैं क्योंकि इसका मोशन एनालाइज करना आसान है। इसे मालूम है इसका वेट नीचे एक्ट करेगा और टेंशन फोर्स विल एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन और a2 इज द एक्सलेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। टेंशन फोर्स t ले लिया है, एक्सलेशन हमारे पास है a2। अब देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन t है, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू ट्वाइस t होगी। अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इस तरफ टेंशन की वैल्यू ट्वाइस टी होगी। दिस इज ट्वाइस टी, ओके। अब यहाँ पे भी ट्वाइस टी लगेगा जो इसको पुल करेगा, दिस इज ट्वाइस टी। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें। सबसे पहले इसकी ट्वाइस टी इक्वल टू m1 a1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, ये डाउनवर्ड है तो m2g माइनस ट्वाइस टी इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई a2, दिस द थर्ड इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है कंस्टेंट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन आ गई। हम तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। कंस्टेंट ये आया था, ये सेकेंड और ये थर्ड। a1 की वैल्यू हमें मालूम है a2 के टर्म में। अगर हम लोग a2 की वैल्यू रख दें 2a1 तो आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन a1 के टर्म में हो जाएंगे। और अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2t हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 2t कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ a2 की वैल्यू रख देंगे हम लोग 2a1, ओके। ये लिख लेते हैं अलग इक्वेशन। लेट अस राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। अब ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद अब देख सकते हो हमारे पास ट्वाइस टी और प्लस 2m2g प्लस ट्वाइस टी इक्वल टू m1 a1 प्लस 4m2 a1, ऐसी इक्वेशन आएगी। ट्वाइस टी तो कैंसिल कर देंगे। अब a1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। a1 की वैल्यू आ जाएगी 2m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस
4m2, और अगर मैं A1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ A2। तो ये हमारे पास आ गए एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक M1 एंड M2।